छोटा सा पोर्शन छोड़ दिया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है बेटा। तो वहीं से शुरू करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल पढ़ेंगे पहले और फिर उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे अपने कैपेसिटर की तरफ। स्क्रीन देख के बताया जरा, स्क्रीन हमें विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है बेटा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, गुड। तो बेटा एक छोटा सा पोर्शन था जो मैंने कल छोड़ दिया था बीच में, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल थी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम टाइम बचा था, तो एक बेसिक टॉपिक हमने ले लिया था बेटा। आज अभी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं इस टॉपिक को कैसे हम इसको हैंडल करेंगे और कैसे पूरा इससे रिलेटेड टॉपिक्स हमें करने हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो, तो बेटा आपको एक छोटा सा पोर्शन सिखाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप देखते हैं, आप थोड़ा सा 11th से इसको समझाने के लिए। हमने 11th में पढ़ा हुआ है, जब भी कोई पार्टिकल उस फोर्स लगे, यदि उसे डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होता है F into S। cos थीटा वगैरह लिखते हैं, एफ सी तो एफ एस लिख सकते हैं। ये बेटा छोटा वर्क डन लिखना है तो एफ डी एस, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अब एक छोटे सा पोर्शन देखना बेटा, कि यदि किसी चीज पे हम टॉर्क लगाया, जैसे मान लो बेटा कि ये रोड यहाँ पे रखी हुई थी, कोई रोड मान लो बेटा यहाँ पे रखी हुई है, इसको यदि हम घुमाए किसी एंगल थीटा से, यदि टॉर्क लगा के, तो कुछ टॉर्क होगा, और जब ये घूमेगा तो इसमें भी हम वर्क को लिख सकते हैं। तो पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस पे वर्क को कैसे लिखेंगे बेटा। मतलब क्या हुआ, घुमाने का वर्क कैसे लिखा जाए। ध्यान से समझो, आप सबके बिल्कुल कॉमन सा पॉइंट है बेटा, कि किसी चीज को चलाते हैं तो उसका वर्क होगा बेटा F इंटू एस। तो घुमाने के वर्क को लिखना है, तो बेटा जिसने पढ़ा हुआ है आपको बता सकता है, याद है? PE sin theta। नहीं वो तो बेटा है, बट अदर देन दैट डाइपोल का नॉर्मल टॉर्क की बात करें बेटा। नॉर्मल टॉर्क से बात करो तो क्या होगा? तो वर्क नॉर्मल टॉर्क लग रहा है और थीटा एंगल से घुमाना है, वर्क कैसे लिखे? F into S। इनटू थीटा। बेटा उसका इक्विवेलेंट होता है मोशन में, रोटेशन मोशन में फोर्स का इक्विवेलेंट होता है टॉर्क, ये आप बताया हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट का इक्विवेलेंट रोटेशन मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है Yes। उस पे वर्क लिखा जाता है टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। याद रखने के लिए शॉर्टकट क्या है, फोर्स का इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, एंड डिस्प्लेसमेंट का इक्विवेलेंट होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। बात समझ आ रही है? यस बेटा, आवाज ठीक है। सो बेटा टॉर्क इनटू थीटा कैसे याद रखना, मैं इस तरह से लिखता हूँ, dw इक्वल टू टॉर्क इनटू dt। बेटा ध्यान रखने की चीज होती है हमें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। सर ये तो वो ये वापस समझा दो। दो बात को समझो, यदि किसी पे हम फोर्स लगा के उसको चलाते हैं तो आपको ये अच्छे से पता है बेटा कि उस पर वर्क कैसे लिखा जाएगा। क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्क? यस मानते हैं सर। सभी बच्चे? तो किसी
देखो जब मैं चला रहा हूँ बेटा तो उस पे वर्क होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज एफ इनटू एस। तो ये हम इसी तरह जब किसी चीज को घुमाया जाता है तो उस पे वर्क होता है और घुमाने के लिए वर्क को दिया जाता है टॉर्क इनटू थीटा। क्योंकि टॉर्क होता है मोमेंट फोर्स, आपको पता है बेटा टॉर्क इज अ रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स एंड घूमने के समय डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा की टर्म्स में मेजर करते हैं। सो वर्क इज एक्चुअली टॉर्क मल्टीप्लाई बाई थीटा। ये ध्यान रखने की बात है बेटा, 11th में याद भी नहीं है तो भी हमें याद रखना है, ऐसा होता है। क्लियर? तो Yes, ये sir. हम याद रख के, ये मुझे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है जो आपको दिमाग में रखना है और बेटा याद रखना है हमेशा कि टॉर्क जो होगा वर्क बाई टॉर्क मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो बेटा पुरानी जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने एक बेसिक चीज पढ़ी थी, आपको रिमेंबर होना चाहिए दैट जब डाइपोल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, मान लो इलेक्ट्रिक लाइन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, तो ये डाइपोल को इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखते हैं, मान लो किसी एंगल पे बेटा, किसी एंगल मान लो मैं रख दूं माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच की डी है के। तो इनको किसी फील्ड में रखता हूं, याद करो फोर्स लगता था इस ई और इस पे उल्टी फोर्स लगता था क्यू ई, याद आ रहा है? और हमने बोला था कि इस पे टॉर्क लगेगा Yes, sir. और टॉर्क का फॉर्मूला होता था, याद करने की जरूरत है, टॉर्क का फॉर्मूला होता टॉर्क होल किसी बच्चे ने होता था पी क्रॉस ई, याद है या भूल गए? P sin theta. बेटा पी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखे तो पी क्रॉस ई लिखते हैं बेटू पी साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क ऑन दिस डाइपोल। तो बेटा डाइपोल घूमेगा तो टॉर्क उसकी वजह से डाइपोल घूमता है, टॉर्क जो आता है वो हमारे पास आता है बेटू पी क्रॉस ई साइन थीटा। इतनी बात मेरे ख्याल से बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा ध्यान से देखना, मेरी बात को अच्छे से समझना। यदि डाइपोल में डायग्राम यहां निकाल रहा हूं, समझना आपको वो कंडीशन डाइपोल लेट्स से किसी थीटा एंगल पे तो आपने इसको घुमा के ऐसे थीटा 2 एंगल लिया, तो बताओ वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? सोचो जरा। Yes, sir. करना पड़ेगा. थीटा 1 से थीटा 2 एंगल बना दिया Yes, हमने, sir. तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों? एक्चुअल फोर्स की वजह से तो ये इस पे हो रहा है बट हम इसको घुमाना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे, ध्यान से समझना बेटा। पहले वर्क लिख रहे हैं किसी भी जनरल थीटा के लिए, तो वर्क डन स्मॉल डब्ल्यू कैन बी रिटन एज डी थीटा। ठीक है, यहां से यदि मुझे थीटा से थीटा 2 ले जाने का वर्क निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है इसका। तो पहले वैल्यूज पुट कर दे सबकी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू की वैल्यू है cos थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा, और यहां से कहां लगेगी थीटा से कहां तक लिख रहे हैं? थीटा से थीटा 2, so the angle is going from theta 1 to theta 2. So this is actually what we are finding work done by external agent. Work done by external agent आपका हो जाएगा ये। So directed external dw जो होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा बेटा। यहां से बताए इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा का? एनीवन हु रिमेंबर्स, एटलीस्ट मैथमेटिक्स वाले बच्चे बता सकते हैं? माइनस कॉस थीटा। Sir, minus cos theta. माइनस कॉस थीटा बेटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस Yes, sir. थीटा। तो यहां से इंटीग्रेशन होके जो आएगी दिस माइनस कॉस थीटा एंड एंगल की लिमिट्स लग रही है थीटा 1 से थीटा। क्या सॉल्व कर इसे? लिमिट्स रख दो, तो पी सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है जब भी सॉल्व करते हैं, तो cos थीटा 2 बीच में माइनस का साइन आता है, एक माइनस का खुद का, तो माइनस cos थीटा 1। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया पीई cos थीटा
1 minus cos theta 2. So this is the work done by external agent. आपसे कोई भी पूछे डाइपोल थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है तो वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, पी cos of theta 1 minus cos of theta 2. दिस इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, वर्क बाय टॉर्क हो जाएगा तो क्या आंसर होगा बताए जरा. वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रिक बात करूं बेटा, आंसर होगा ये सब क्या नहीं. क्या इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल के फोर्स में ये रिश्ता होता है, फर्स्ट लेक्चर कवर करे. यस सर. ये सब बताया हुआ है तुम्हें. क्या आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, कैन आई राइट माइनस पीई टाइम्स cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. आई एम अगेन रिपीटिंग, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वापस से सुनो कहानी. डाइपोल मेरे पास था, डाइपोल को रोटेट करने का वर्क मुझे लिखना था. बेटा हमें पता है डाइपोल पे होता है पीई साइन थीटा, तो मैंने कहा कि स्मॉल वर्क डी थीटा एंगल से घुमाऊं तो हो जाएगा टाउ इनटू डी थीटा. बट मुझे तो किन्हीं दो एंगल के लिए निकालना है, स्मॉल एंगल नहीं, कोई भी एंगल हो. तो किसी भी बड़े एंगल्स के लिए निकालना होता है तो हम इंटीग्रेट करते हैं. तो हमने माना इनिशियल एंगल है थीटा 1 और फाइनल एंगल था थीटा 2. तो बेटा लिमिट्स लगा दी थीटा 1 से थीटा 2. तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स आ गया पी, कॉमन ले पी इंटीग्रेशन से साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, थीटा 2 से थीटा. जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं पहले ऊपर वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर माइनस लगा नीचे वाली लोअर वैल्यू को. सो वी कॉल इट अपर लिमिट, लोअर लिमिट. सो माइनस कोस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस खुद का माइनस है पहले जैसे माइनस है, और ये फॉर्मूले का माइनस कोस थीटा 1 सॉल्व करके आ गया, माइनस माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस में रह गया. तो ये तो वर्क डन बाय आया, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आया नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एंड दैट कैन बी रिटन माइनस ऑफ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर. बात क्लियर है क्या हमें? बेटा कहीं पे कोई दिक्कत है सर एक बार वापस समझा दो. हाँ बेटा बताएंगे, वापस बता देंगे. वापस से देख लो एक बार, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करें. हम वर्क निकालना है तो जैसा बेटा सिखाया, इस छोटे वर्क को थीटा से लिखेंगे टॉर्क से. ये याद होना चाहिए, टॉर्क पिछले चैप्टर से किया था, तो उसको लिख दिया टाउ इनटू डी थीटा. तो चाहे तो यहाँ पे लिख लूं मैं एक बार पी साइन थीटा डी थीटा. क्या किया बेटू, इसको इंटीग्रेट किया. एंगल कहां से कहा, थीटा 1 से थीटा 2, कोई भी जनरल आपको 0 देगा 30 देगा, कोई भी निकाल लेंगे बेटा. तो थीटा 1 से थीटा 2 की वैल्यू, तो हमने जब इंटीग्रेशन पड़ेगा, चाहो तो याद रखो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है बेटा माइनस कोस थीटा. तो वो हमने पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई किया बेटा लिमिट करके, और फाइनली आंसर आया. एंड दिस इज द रिलेशन टू रिमेंबर. ये हमें वर्क डन में ऑलरेडी सिखाया जाता है बेटा. एक्सटर्नल का वर्क डन जो होता है वो आपके कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन का नेगेटिव होता है एक तरह से. तो दिस वी विल रिमेंबर. तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला गया. क्लियर है यहां तक बात? यस नो या बेटा एक बार दोबारा रिपीट करूं. सी द बेसिक एजेंडा फॉर डेरिवेशन सेज, मैंने कुछ बच्चों की कॉपीज देखी भी है, और मोस्टली में आज बेटा टेस्ट कॉपी चेक हो जाएगी तुम्हारी. द मेन प्रॉब्लम इज बच्चे डेरिवेशन से न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं. सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रीजन है उसका कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे. जिन बच्चों ने मुझे प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सेंड किए थे उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी सही हुए हैं और उनका आंसर्स भी सही आ रहे हैं. बाकी जिन भी बच्चों ने मुझे उतने क्वेश्चन सेंड नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं की, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट दे हैव नॉट प्रैक्टिस, और उनके आंसर्स भी सही नहीं आए हैं. ठीक है, तो आप क्विकली बेटे से लिखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं. जल्दी से लिख लो इसे. सर आपने जो सर गॉस लॉ की सर डेरिवेशन दी थी ना, हाँ सर वो वही थी ना सर जो आपने सबसे पहले डेरिवेशन कराई थी? यस.
सर बेटा गॉस लॉ की स्पेयर मुझे में। देखना पड़ेगा, मुझे तो रिमेम्बर ही नहीं है पेपर का। ओके सर। हाँ, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा था सर, मैं वही लिखाया। वो मैं चेक करूंगा बेटा पेपर में, है ना। मुझे खुद को ओके रिमेम्बर सर। नहीं है मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था। अरे मेरी क्लास चल रही है। सो बेटा जिन बच्चों को अगेन डिफिकल्टी हो रही है, जो स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे तो मेरे आइडेंटिफिकेशन में भी आ रहे हो, और आज पूरी कॉपी चेक होके अच्छे से पता चल जाएगा बेटा। आई विल ऑल्सो कॉल, एंड प्लीज कहीं भी दिक्कत लगती है और प्रॉब्लम आती है, मैसेज मी, कॉल मी, ताकि उसका रिजोल्यूशन हो सके। इट्स अ वेरी इनिशियल फेज, अभी दिक्कतें आई तो आगे प्रॉब्लम पहाड़ खड़ा हो जाएगा थोड़े टाइम में तो। डन। सर यस बेटा। सर अगर थीटा 90 डिग्री हुआ। हाँ अभी बात करेंगे उस पर, तो कोई बात नहीं, आप वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, उसकी बात करेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, है ना। दिस इज वी आर यस फाइंडिंग सर। वर्क। तो आपको कोई भी देगा, जैसे मान लो क्वेश्चन बोलता है बेटा 30 डिग्री से 90 डिग्री घुमा उसको, तो 30 थीटा 1 की वैल्यू जाएगी 30, और थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 90 दैट केस, इस तरह से। टोटल। चलो बेटा, अब इस पोटेंशियल एनर्जी का देखो कैसे डिफाइन की गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये पहले वर्क बताया बेटा, इसी से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल डिफाइंड एज वर्क बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन नेगेटिव ऑफ बेटा, it is negative of work done by electric force in rotating a dipole, in rotating a dipole from, it is negative of work done by electric force in rotating a dipole from from a given angle, from given angle to till 90 degree angle.
इंस्टेड ऑफ दिस बेटा लेट्स राइट, थोड़ा सा लैंग्वेज का हल्का सा वो हो गया, फ्रॉम गिवन एंगल negative work done by electric force rotating the dipole from a given angle till dipole becomes perpendicular to electric field. तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको. So what is potential energy? It is negative of work done by electric force in rotating a dipole from any given angle till dipole becomes perpendicular to electric field. मतलब कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से समझो. सपोज करो कि किसी डाइपोल का एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. देखिए बेटा, मान लेते हैं कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 90 डिग्री का. इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाने का मतलब क्या हुआ? क्या इस एंगल से आके घुमाया, ऐसा बन गया? क्या बात समझ रहे सभी बच्चे? के हो गया यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड से. तो किसी भी से 90 डिग्री तक घुमाने पे जो एनर्जी आएगी उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा डाइपोल की. तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पता है ही तुमको, ठीक है? तो हमारे पास में एंगल से मुझे लेके जाना है इसको, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वर्क डन की वैल्यू को लिख देना है. ऑल राइट. सो यहाँ पे बेटा बात करें हम, तो आप सबको पता है डेल्टा यू क्या होती है. डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स. क्लियरिटी है बेटा इस बात पे? तो उसी का इक्वेशन यूज करेंगे हम. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास में यहाँ लिखा हुआ है, तो हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं यहाँ से. तो देखिए वैल्यूज को लेते हैं हम यहाँ, तो आपकी वैल्यू में ले लूंगा, तो डेल्टा यू जो हो जाएगा दैट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ पीई cos theta 1 minus cos theta 2. Now it is assumed that 90 degree पे potential energy zero है. So this delta u can be written as u initial minus u final. So this is u theta minus u at 90 degree is equal to, बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? So u final minus 90 degree, final angle is 90 minus u theta. So this is equal to नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया. So this is actually equal to p माइनस हट जाएगा. cos of theta 1 minus theta 2 कितना है? 90. So cos 90 theta हम theta बोला है. So cos 90 becomes 0. तो यहाँ से बेटा मैं एक बार पेज ही नेक्स्ट ले लेता हूँ. अच्छा जस्ट सेकंड, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ हो गया. शुरू से एक बार करते हैं, एक पेज इंसर्ट करके वापस यहाँ से शुरू करते हैं. वापस से बेटा बताता हूँ, वापस शुरुआत से समझे. डेल्टा यू आ जा रही है बेटा? यस सर. तो बेटा समझो, इधर मान लो कितने एंगल है डाइपोल. सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है. अच्छा अभी आ जाएगी बेटा. अभी ब्लैक है, ब्लैक है दिखने लगी है. नहीं सर अब सही हो गई. ठीक है. माइनस क्यू प्लस तरह से था, उसको 90 पे लेके डाइपोल किया गया मान लो आपने. तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया डेल्टा यू इज इक्वल टू, या तो हम लिख दे वर्क डन बाय एक्सटर्नल, या बेटा नेगेटिव ऑफ
डेफिनेशन ये है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे फोर्स क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। तो डेल्टा यू हो जाएगी बेटा Yes, sir. कहाँ, फाइनल पोजीशन क्या है इसकी 90 डिग्री की, तो यू 90 90 डिग्री। माइनस यू ऑफ एंगल, किसी भी थीटा एंगल लेके जा रहे थे, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस पी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल थीटा और फाइनल एंगल cos 90। सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे यू 90 डिग्री माइनस यू थीटा इज इक्वल टू, आप इसको सिंपलीफाई कर ले, cos 90 जीरो होता है, माइनस प्लस, दिस बिकम्स cos थीटा। तो यहां से हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्सप्रेशन होता है assumed that potential energy when dipole is perpendicular to field, it is assumed that potential energy when dipole is perpendicular to field is equal to, तो हमने इस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोल दिया, माइनस यू एट एनी एंगल that is Pe cos theta, and from here we are getting that u at any angle theta will be equal to minus Pe cos theta. So आपको कोई भी एंगल दिया हुआ हो, we can find potential energy by the simplified formula minus Pe cos theta। देखो जो हमने अज्यूम किया है ये फॉर्मूला इसको भी सेटिस्फाई करता है। थीटा की वैल्यू 90 रखो इसमें, क्या यू 90 जीरो आ रहा है, यस सर, जीरो हो जाएगा यू पूरा। 90 की वैल्यू जीरो है। तो ये अज्यूम किया जाता है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने में बेटा एक रेफरेंस पॉइंट लिया, पॉइंट लेते हैं। लेट मी रिपीट इट अगेन, डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। डेफिनेशन से चल रहा है बिल्कुल बेटा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने की किसी के भी लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही निकाली जाती है। सो यू 90 माइनस यू एट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, और थीटा एंगल से 90 तक घुमाने का वर्क हमें निकालने का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक, वो यूज कर थोड़ी देर पहले किया है, वैल्यू को पुट किया, और ये एज्यूम किया जाता है परपेंडिकुलर पे पोटेंशियल एनर्जी, hence we arrived at the formula u theta is equal to 9 minus Pe cos theta। और ये बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसे, सो वी कैन आल्सो राइट इट, आंसर देखोगे तो माइनस पी डॉट टी। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, आप वेक्टर cos थीटा निकाल के आते हैं यहां से। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। टिपिकल प्रूफ है, थोड़ा सा वापस एक बार के लिए रिपीट कर रहा हूं, दैट्स वाई पिछली बार मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था इट टेक्स टाइम। तो बेटा शुरू से समझे, हमने क्या किया, पहले डाइपोल को रोटेट करने के लिए वर्क डन निकाला, फर्स्ट फॉर एक्सटर्नल एजेंट एंड सेकंड फॉर, उसके हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का लिख दिया। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ डाइपोल फ्रॉम अ गिवन टिल द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ही डेफिनेशन के तौर पे लेके हमने डेल्टा यू लिखा, जहां इनिशियल थीटा से हम 90 तक लेके जा रहे हैं, तो डेल्टा यू क्या होती है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट इज 90 डिग्री की एनर्जी माइनस किसी एंगल थीटा की एनर्जी, दैट इज दिस। सिंप्लीफाई किया, 90 को कन्वेंशनली जीरो माना जाता है, तो जीरो लिखते ही हमारा किसी भी एंगल थीटा का एनर्जी आ गया माइनस Pe cos थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यहां से एक बात बताएं मुझे बेटा छोटी सी, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यू मैक्सिमम, तो जो पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो। तो बेटा देखते हैं हम, क्या मैक्सिमम वैल्यू Pe हो सकती है इसकी? सोच के देखो जरा। हाँ सर, जब तक cos थीटा माइनस 1 हो मैक्सिमम बेटा जाएगा। Pe हो सकता है, और Pe कब होगा, when cos theta will be equal to 180 degree, sorry cos theta 180 degree, and in this case cos will be equal to -1। तो बेटा उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी Pe। तो जब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इधर
क्यू बना दिया और इधर माइनस क्यू बना दिया। तो ऐसी सिचुएशन जब जब होगी तब हमारे पास में जो सिनारियो है दैट इज ऑफ यू मैक्सिमम, और जब जब यू मैक्सिमम होती है बस हमें याद रखना है कि इस सिचुएशन को बेटा बोला जाता है अनस्टेबल। मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया है? बात समझ रहे हो क्या? द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसको यहां से थोड़ा सा भी बेटा अरे समझ हल्का नहीं सा आ रहा भी, सर। हाँ बेटा भी बताएंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी पॉइंट समझो, ऐसे कर्वेचर, मैंने यहाँ पे एक बॉल और उसको धक्का मार के छोड़ दिया, क्या वो वापस यहाँ पे आएगी क्या? सर यहाँ तक तो नहीं आएगी मगर सर वापस आएगी सर, मगर नहीं इतना ऊपर तक नहीं इस आएगी। पॉइंट पे नहीं आएगी ना। तो बेटा जब एक पोजीशन हो जहां से यदि थोड़ा डिस्प्लेस करने पे वो ऑब्जेक्ट वहां नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दूसरा देखो, यहाँ पे मैंने ये सर आप समझा रहे हैं। यदि यहाँ पे मैं किसी को थोड़ा सा धक्का मार के छोड़ा तो वापस आ जाएगा, तो ऐसे पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस सर। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लग रहा है से 11 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम में आ गया बेटा। तो क्या समझो, ध्यान से समझो बेटा, जब ये इस तरफ रहते हैं बिल्कुल उल्टे, तब यदि इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दे हम, तो बेटू ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दोगे तो ये फोर्स को अपनी तरफ घुमा के ले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ऐसा लग रहा था, किसी भी जनरल एंगल पे इलेक्ट्रिक फोर्स से लग रहा है तो वो तुरंत घुमा देगा, तो ये अपनी पोजीशन में वापस आएगा ही नहीं। दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा तरीका ध्यान रखने का, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है बेटा, ग्राफ देखो, जब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तब कैसा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों तरह से ध्यान में रख सकते हैं। यू मिनिमम कितनी होगी? सर 1। -p। माइनस सर पी, cos थीटा 1 होगा उसमें। बिल्कुल बेटा। तो यू मिनिमम होगी माइनस पी। तो जब ऐसा होगा तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, और केस में cos थीटा की वैल्यू होगी 1, तो ऐसे को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कब हमारे पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कब आपके पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आ गई बात समझ? यस सर। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या अभी तक तुरंत किया बेटा, क्विकली सी। सबसे पहले वर्क निकाला थीटा 1 से थीटा 2, पीई कोस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा, तो फॉर्मूला आया पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क माइनस पीई टाइम्स कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, जहां थीटा 1 की वैल्यू छोटी है थीटा 2 की बड़ी है, ये ध्यान रखे बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी थीटा एंगल से 90 तक ले जाने में जितना चेंज आएगा, तो हमने डेल्टा यू को निकाल लिया वर्क के फॉर्मूले की हेल्प से, और वहीं से हमने फॉर्मूला डिराइव करके निकाल लिया यू किसी एंगल थीटा पे माइनस पीई कोस थीटा। तो यहां से यू मैक्सिमम यू मिनिमम और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग क्या है ये हमें ध्यान में रखना है। सो क्विकली राइट इट डाउन। सभी बच्चे लिखे इसे। पिछला पेज लिख लिया था हमने, सीधा नो यहां से सर। लिख लो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन यहां से लिख लो। नहीं भी लिखा तो वहां तो लिख लिया था पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन, तो यहां से लिख लो, पुट अ लाइन पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन एंड देन कंटिन्यू।
बेटा प्लीज प्रूफ्स का कभी नहीं होगा यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और तुम वापस इनको नहीं करोगे। मेक इट क्लियर, प्रूफ तभी अच्छे से आएंगे जब आप उनको खुद से एक बार ट्राई करोगे। ट्राइंग इज मस्ट, खुद से कोशिश करना इज मस्ट फॉर लर्निंग प्रूफ, दैट्स इट। एक बार तुम्हें दिमाग में आ गया, देखो इसे कैसे किया है और फिर करो उनको। और डन। बेटा क्या क्या बातें याद करने की हुई न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से? If we are rotating a dipole by angle theta 1 to theta 2, remember where theta 1 is small. The work done will be PE cos theta 1 minus cos theta 2. And work done of electric force will be opposite of that. ठीक है? तो ये एक तो हमें Yes, ध्यान sir. रखना है बेटा। कर्तव्य बेटा म्यूट करो। सो दैट विल बी द केस। और तीसरा चीज, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल पे निकालनी है, दैट विल बी पीई माइनस पीई साइन थीटा। बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, यदि न्यूमेरिकल आता है तो फ्री के नंबर है इस टॉपिक के न्यूमेरिकल के, सब कुछ दिया हुआ आएगा। डाइपोल मोमेंट तुम्हें देंगे या फिर चार्ज और उनके बीच की दूरी देंगे, तो डाइपोल मोमेंट पी हम निकाल सकते हैं। पी ई थीटा 1 थीटा 2 सब गिवन होता है, वर्क पूछता है तो, और पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो थीटा गिवन होता है। एज सिंपल एज दैट, विदाउट माइंड एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होते हैं। आप ट्राई जरूर करेंगे तो पता चलेगा। हम क्वेश्चंस जब करेंगे बेटा कुछ भी नहीं करना होता है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना होता है, दैट्स इट। यू गेट दैट? आ रही है बात समझ में? यस सर। चलिए यस सर। तो बेटा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तीनों सर ये चैप्टर कितना कंप्लीट हो गया? बेटा लगभग अपनी आज कल और एक क्लास और लगेगी हमें। ओके सर। हाँ चलिए, तो बेटा पिछली क्लास में हमने कैपेसिटर की बात की थी, मैं क्विकली रिपीट करता हूँ। कैपेसिटर क्या होती है बेटा? एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है और इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करती है। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल बेटा लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे कैपेसिटर के, कि अपना पंखा होता है बेटा, फैन धीरे चलने लगता है तो जो रिपेयरमैन होता है वो आके बोलेगा कंडेंसर खराब हो गया है, तो बोलचाल की भाषा में इसे हम कंडेंसर बोलते हैं। जो रिपेयर वाले करने वाले होते हैं बेटा, मैकेनिक्स वगैरह, इसे कंडेंसर बोलते हैं। तो हमने फैन का वो कंडेंसर ठीक कराया तो पंखा तेज चलने लगता है। यहाँ तो लगा होता है बेटा, आप कोई भी देख सकते हैं, फैन का एक सिलेंड्रिकल टाइप से होता है। सिमिलरली बेटा ट्यूबलाइट्स होती थी पुराने जमाने की, उनमें यहाँ पे लगता था टाइप जैसे बच्चे बोलते थे, या फिर एक गोल टाइप से सिलेंड्रिकल टाइप से दिखता था जिसको अनगेन कैपेसिटर होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ऐसी डिवाइस जो चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करती है और इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं या कंडेंसर बोलते हैं। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? अब कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो स्टोर करती है। अब उस डिवाइस की स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है? तो एक्चुअली कैपेसिटेंस इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज। वो डिवाइस कितना चार्ज स्टोर करेगी, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। यहां से भी हमने फॉर्मूला बनाया था, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। किसी का भी चार्ज जो होता है वो उसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, एंड Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो इस तरह से कैपेसिटी निकाल सकते हैं
क्यू अपॉन वी के फॉर्म से। आप क्यू और वी की वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट करो तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। कुछ बातें जो ध्यान रखने की, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, तो हम बोलते हैं बेटा फैराड, एफ से डिनोट किया जाता है, कूलम पर वोल्ट को ही नया नाम दिया गया। ध्यान से देखो बेटा, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। बेटा कैपेसिटेंस जो होता है ये एक मटेरियल की कैपेसिटी होता है, उसकी प्रॉपर्टी होता है। इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि चार्ज कितना है और पोटेंशियल कितना है। फॉर्मूला धोखा देता है। फॉर्मूला देखने से आपको लगेगा कि कैपेसिटेंस को चार्ज से लेना होता है, तो कैपेसिटेंस को चार्ज और पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर। तो ये कैसे होता है आगे समझेंगे और आगे प्रूफ भी करेंगे इस बात को, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, आप देखना। तो ये पोर्शन हमें ढंग से करना है और ढंग से सीखना होगा बेटा। आई होप इतनी बात समझ आई। यस, आगे बढ़े हम। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। यस ठीक सर। है बेटा। अब यहाँ पे हमने क्लास एंड की थी कि अभी स्फीयर्स के लिए हमें पोटेंशियल फाइंड करना था। बेटा होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनके लिए हमें पोटेंशियल निकालने थे। तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बता रखा 3 तरह के स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इन तीनों पे सरफेस पे ही चार्ज होता है, तो इनके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा टाइप का, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और जो नॉन कंडक्टिंग है उसके आपके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड में, तो इसके लिए आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है रो। क्लियर? सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। अब इन तीनों में बेटा, इन तीनों का बिहेवियर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है और इसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले हमें तीनों को लिखना होगा कि पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। तो बेटा सबसे पहला केस हम लेते हैं जहां पे हम इन तीनों के बाहर पोटेंशियल निकालेंगे। तो कैसे करूं? बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर होगा, ध्यान से देखेंगे बेटा। हमारे लिए स्फीयर है जिसका चार्ज, और इससे मान लो यहां से r दूरी पे बेटा हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है इसके सेंटर से r दूर पर। ठीक है? तो बेटा आप सबको पता है पोटेंशियल, किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है V एट पॉइंट P इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल dr, और लिमिट यहां कहां से कहां लगेगी? इनफिनिटी टू P पॉइंट तक की दूरी। मैंने बोला था बेटा फॉर्मूला याद देख के आना है, और नहीं भी देखा तो वापस से देख लो। ऐसा फॉर्मूला पुराना पढ़ा हुआ है। यस सर। अब बताओ मुझे कि इस स्फीयर के r दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? व्हाट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? KQ by R. आंसर बेटा इलेक्ट्रिक का k by r स्क्वायर। स्फीयर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k by r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की तरह से होता था, फॉर्मूला भी डिराइव किया था, होना चाहिए। हमने शॉर्टकट भी बताया था कि पॉइंट चार्ज की तरह से रखते हैं, मल्टीप्लाई बाई r। तो क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है इंटीग्रेशन में? k और q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकालो। dr अपॉन r स्क्वायर, लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू माइनस r। बेटा dr अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, इसका इनविजिलेटर r टू पावर माइनस 2 dr, और इसको जब सिंपलीफाई करेंगे क्या आ जाएगा? -1 r। सो ऑन सॉल्विंग दिस becomes kq, limits are from -1 upon r, this is minus kq, sorry, infinity to r. First you see the upper limit, so this becomes minus kq,
माइनस वन अपॉन आर माइनस ऑफ माइनस अपॉन इंफिनिटी, माइनस वन अपॉन इंफिनिटी बिकम माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, तो आपका पोटेंशियल आता है किसी भी आर दूर पे के क्यू बाई आर। क्या ये एग्जैक्ट उसी तरह का है जैसा आपके पॉइंट चार्ज की वजह से आता है? Yes, sir. एग्जैक्ट वही फॉर्मूला आया है पोटेंशियल का जो पॉइंट चार्ज का आता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्फीयर का वही आता था जो पॉइंट चार्ज का आता था। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, इसी के बेसिस पे आपकी सारी प्रोसेसिंग होती है। तो याद रखने का तरीका भी बता देंगे, बहुत सिंपल होता है बेटा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला देखो, मान लो पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, एंड वी यूज द फॉर्मूला q by r square for finding the potential. That is the easiest way of doing this. क्या एक बार के लिए मैं तुम्हें बताऊं, दिस डेरिवेशन इज एग्जैक्टली सेम दैट वी हैव डन फॉर पॉइंट चार्ज। यदि जिसने भी याद किया होगा या जिसको भी वो रिमेंबर होगा, एग्जैक्ट सेम बेटा, एक लाइन या एक वर्ड भी चेंज नहीं है। यू सी हियर, यस सर। क्या देख पा रहे हो तुम? थोड़े दिन पहले ही करवाया हुआ एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए कहा था, और मैंने इसलिए पिछली क्लास में कहा था पॉइंट चार्ज का होना चाहिए, यू कैन डू इट इन सेकंड्स। यस सर। इज इट डन? तो सेम एग्जैक्ट रिपीटिशन है, इसलिए बेटा मैंने बोला था कि रिपीटिशन है, तुम्हें वो पता होगा, तो दैट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ मैटर। आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, दैट्स इट। और वही मैंने किया है, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, जस्ट फॉर्मूला लगाया और सिंपलीफाई किया है। तो r इक्वल टू r पे कितना चला जाएगा? क्या इसमें स्मॉल r या कैपिटल R रख दूं? तो V8 पॉइंट R विल बी इक्वल टू 1 by R, दैट्स इट, q upon r। एज सिंपल एज दैट। अब बेटा क्वेश्चन उठता है r लेस देन r के लिए कितना पोटेंशियल आए। दिस इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग टू नो। तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम, तो ध्यान से देखना हम कैसे करते हैं इसको। आप क्या बोलते हो सर 0। नहीं बेटा, जीरो तो यहाँ तक लाने का तो काम होगा बेटा। तो यहाँ मान लो किसी याद दूरी पे निकालना था, तो बेटा आप यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन वर्क देखना पड़ेगा एक तरह से। बट आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, इनके अंदर इलेक्ट्रिक कितना होता था? 0। बट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? क्या KQ बाई R किसी भी R दूरी पे होता था या नहीं होता? यस सर। तो बेटा अब हम इंटीग्रेशन को Yes, डायरेक्ट sir. नहीं कर सकते। आपका इंटीग्रेशन दो टुकड़ों में टूटता है। लेट्स से पॉइंट P है जहां पे निकालना है, तो आप लिखते हो V P विल बी इंटीग्रेशन इन के पास इंफिनिटी से पहले R तक का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और फिर अंदर के सॉल्व करेंगे। तो E डॉट E डी आर प्लस R छोटा तक माइनस का, ठीक है, प्लस का माइनस, तो प्लस माइनस मतलब माइनस फॉर्मूले का है, E डॉट डी आर। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। व्हाट विल बी दिस फैक्टर ऑन सॉल्व? क्या इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दूं? अरे इसमें क्या फर्क है? स्मॉल r कैपिटल R ही तो है। r आना चाहिए। इसको Yes, देखो sir. ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक कितना होता है? इन तीन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो 0 का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कुछ भी करो, आंसर 0 ही आएगा। बहुत काम की बात आई है कि इधर किस पॉइंट पे होगी जितना सरफेस पर होगी। आप तीनों के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, वैल्यू उतनी ही होगी जितना सरफेस पे होती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो पोटेंशियल में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा, सेम पोटेंशियल है। याद करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते थे कंडक्टर को। हमने बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ी तब, कंडक्टर इज Yes, sir. Yes, इक्विपोटेंशियल sir. सरफेस। प्रूफ भी होता है, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो सेम आता है। दैट्स व्हाई इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट्स रिपीट इट अगेन। कैसे किया?
पहला डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल, इन्फिनिटी टू पी तक लाने का जो वर्क किया, जो फॉर्मूला था वो लगाया, बट पी यहाँ से आर दूरी पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वी सोल्व इट आउट और सॉल्व करने से आंसर आया हमारे पास में के क्यू बाई आर। आर इक्वल टू आर पे लिखना है के क्यू बाई आर, बट जब अंदर लिखना था तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का था, तो हम एक साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब दो तरह का है।